हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, जो आपकी सेकंड बुक है। टर्म 2 का ये फर्स्ट चैप्टर होगा, भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको जो इस पुस्तक का जो हमारा टर्म 2 का जो सेकंड चैप्टर है वो अपलोड कर दूंगा मैं, और जो इसके पहले की वीडियोस हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन्हें भी देखें। और लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको लास्ट में ये भी बता सकूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर देखें, आप लास्ट तक वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो कैसी लगी और ये भी लास्ट में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली के बारे में, पढ़ेंगे दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिबद्धता आस्था थी, इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों में अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। तो मतलब क्या है कि भारतीय जो नेता है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही, मतलब जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारत को जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, तब से ही लोकतंत्र में गहरी आस्था है। आस्था मतलब समझ रहे होंगे ना कि एक तरीके से पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र कायम होने से जो भारत को या फिर किसी भी देश को एक ऐसा अधिकार सा मिल जाता है कि जिससे कि जनता को अपना मतलब पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसलिए भारत में स्वतंत्रता के बाद में लोकतंत्र का मार्ग अपनाया गया। जैसी स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत के अंदर, तो तुरंत ही हमारा संविधान बन चुका था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था, और फिर हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान हमने लागू कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब हमारा जो देश है स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी हमारे देश को, तो हमने लोकतंत्र की मांग मतलब लोकतंत्र को अपनाया, मतलब कि हमने संविधान बनाया अपना। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी टाइम पे काफ़ी और देश भी आज़ाद हुए थे, लेकिन उन्होंने अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। मतलब कि जो तानाशाही सरकार जो होती है, या फिर राजा का बेटा राजा, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है उसी को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। ठीक है, जो पहली सरकार थी कांग्रेस की। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे, मतलब जो चुनाव करवाने वाले जो पर्सन थे, वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, जो चुनाव के जो मतलब ऑफिसर थे, हेड ऑफिसर, वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो मतलब जब संविधान बनकर मतलब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो जब भारत के अंदर अंतरिम सरकार थी, मतलब जो पहली जो सरकार बनी हुई थी जो, ठीक है, अब जैसे ही अब संविधान के अनुसार नई सरकार बनने का भाई चुनाव करना था। सिंपल सी बात है कि संविधान का मतलब ये हो गया कि अगर आपका संविधान है तो लोकतांत्रिक देश हो तुम्हारा, तो आपको एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को ही अपनाना होगा। ठीक है, तो इसमें जनवरी 1950 में पहला चुनाव हुआ था, ये आप कह सकते हैं। चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। अब चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या थी, अब आप पहले इसको देखिए। चुनाव आयोग की जो मुख्य चुनौतियां थी, उनके पास में जो सबसे ज़्यादा जो समस्या थी, वो क्या क्या आई थी, देखते हैं इसको। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या थी, जो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां थी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, मतलब बिल्कुल किसी के बिना पक्ष के, ठीक है, और बिना डर के उनको चुनाव कराना था, मतलब स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भेदभाव के।
चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, मतलब चुनाव क्षेत्रों को कैसे उनका बंटवारा किया जाए, चुनाव क्षेत्र कैसे कैसे बनाए जाए, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधा आई। अब भाई जो मतदाता सूची, जो वोटर लिस्ट बनानी थी उनको, उनके जो मार्ग थे कैसे वो बनाए, उनके लिए उनको चुनौती थी सबसे बड़ी। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना। अब भाई उनको जो मतलब ट्रेनिंग देनी है, किसको? अधिकारी और चुनाव कर्मी जो होंगे, मतलब जो चुनाव में हिस्सा दिलाएंगे, जो मतलब उनके जो वॉलंटियर्स होंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। अब भाई भारत में उस टाइम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो साक्षरता तो कम थी, तो इसके लिए ना मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। भाई एक ऐसी पद्धति जिसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। पूरे एक साल के आसपास चले हैं, अक्टूबर से लेकर फरवरी, ठीक है। और 1951 से 52 तक प्रथम आम चुनाव हुए। तो लगभग आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लगभग 5 मंथ्स के आसपास। तो ये आम चुनाव हुए थे। पहले 3 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका ही प्रभुत्व रहा पहला, ठीक है। अब भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से इस प्रकार भिन्न रहा है। मैक्सिको में PRI की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। अब देख लो, इसने जो मैक्सिको की सरकार है, इसने 60 वर्षों तक शासन किया है, परंतु इसका रूप तानाशाही का था। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत का, मतलब लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है। अब ये 3 ऐसे देश हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी को संविधान मतलब अनुमति देता है। म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ, ठीक है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के होते हुए रहा है। मतलब कि आप कह सकते हो कि भारत के अंदर जो है प्रभुत्व जो होगा किसी भी एक पार्टी का, वो प्रभुत्व जो है लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों के आधार पर हुआ है, ठीक है। कांग्रेस के जो प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व या प्रभुत्व के कारण थे, वो क्या है देखिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। जो कांग्रेस के जो कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी, तो ये सबसे बड़ा कारण था। फिर साथ में सुसंगठित पार्टी, एक जुड़ी हुई पार्टी थी, सबसे पुराना राजनीतिक दल था ये। पार्टी का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क, मतलब पूरे राष्ट्र में एक बड़ा वर्चस्व बना हुआ था। प्रसिद्ध नेता थे इसके अंदर, ठीक है। सबको समेटकर मेल जोल के साथ चलने की प्रकृति थी, सभी को मतलब यूनिटी कह सकते हो आप एक तरीके से। और भारत की चुनाव प्रणाली, और भारत की चुनाव प्रणाली भी इसका मेन कारण है, ठीक है। इसके बाद में कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की है। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिली। भाई कांग्रेस के अंदर सभी को मिली उस समय जगह। कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी और वामपंथी और मध्य मार्गियों को समाहित कर रखा था। ये 5 प्रकार के लोग थे उसमें, ठीक है। कांग्रेस के गठबंधनीय स्वभाव से विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस के असाधारण शक्ति दी। मतलब कि भाई कांग्रेस जो शक्तिशाली पार्टी थी सबसे बड़ी, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि विपक्ष के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी, क्योंकि ये असाधारण शक्ति वाली पार्टी थी, कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। स्टार्टिंग के 10 वर्ष तक तो इन्होंने क्या किया कि शासक की भी मतलब भूमिका निभाई, शासन भी किया है, और फिर इन्होंने विपक्ष में भी बैठे हैं, ठीक है। इसी कारण भारतीय राजनीति में के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 वर्ष जो थे। फिर
इसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई थी ये क्या थी कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आई जो निम्नलिखित थी। राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि राजनीतिक उत्तराधिकारी जो होगा। 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। वह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया, यह मानकर कि वे दिशा निर्देशन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो। मतलब जो सत्ता जो ट्रांसफर हुई वो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुई। ठीक है, फिर इसके बाद में जो समस्या थी वो क्या थी कि चौथा आम चुनाव 1967, मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निर्यात में गिरावट तथा सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति। ठीक है, विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया, मतलब कि भड़काना शुरू कर दिया। इस स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनाव का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो मतलब उस टाइम जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने जनता को भड़काना शुरू किया और चुनाव का सामना करना प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती की बात है भाई। ऐसी आर्थिक संकट अगर किसी देश में आ रहा हो तो। ठीक है, चुनावों के नतीजों का राजनीतिक भूकंप का संज्ञा दी गई। कांग्रेस 9 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल में सरकार नहीं बना सकी। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हुआ कैसे? सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत व कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस को विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन व कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट में विभाजित हो गई। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका जो निष्कर्ष निकला है ये क्या था कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार की खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करते हुए गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित कर दिया। ठीक है, तो मतलब 1971 में चुनाव जीत के वो कांग्रेस मतलब दोबारा से स्थापित हो गई। अब लाल बहादुर शास्त्री जो 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, इस अवधि में देश ने 2 चुनौतियों का सामना किया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और खाद्यान्न का संकट, मानसून की असफलता से। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब 1965 के युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते पर भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस समझौते के बाद में क्या होगा कि अब देखिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत ने 2 युद्ध 1962 भारत चीन तथा 1965 भारत पाकिस्तान के मध्य का सामना किया तथा देश में मानसून की असफलता से सूखे की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, चौथे आम चुनाव के दौरान देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल थी, महंगाई बढ़ गई, बढ़ती बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध धीरे धीरे उग्र रूप धारण करने लगा। मतलब कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है, और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी, तो उसके साथ में जो मतलब विरोध था ना, जन विरोध जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। ठीक है, फिर इसके पश्चात क्या हुआ कि जो दल अपने कार्यक्रम व विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, एकजुट हुए, उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को
गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। ठीक है, तो ये गैर कांग्रेसवाद के समर्थक थे, मतलब ठीक है, वो कांग्रेस के खिलाफ हो चुके थे। इसके बाद में चुनावों के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, क्योंकि कांग्रेस की पहली बार चुनाव हारी थी और उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत व सीटों की संख्या में कमी आई थी। तो मतलब इसको कांग्रेस प्रणाली इसलिए कहा जाएगा या राजनीतिक भूकंप इसलिए कहा जाएगा कि इसमें जो कांग्रेस थी ज़्यादातर सीटें हारी थी, कम वोट मिले थे, चुनाव हारी थी। ठीक है, 1967 के चुनावों से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। ठीक है, गठबंधन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं या पार्टी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसको गठबंधन कहते हैं। तो गैर कांग्रेसी क्या करते हैं इसमें? देखिए, गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर, देखिए गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर एसवीडी संयुक्त विधायक दल बनाया। पंजाब में बनी एसवीडी की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। दल बदल: जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए, वह चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। मतलब कि जैसे अगर कोई भी कैंडिडेट है, मतलब चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है, वो किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता है या जीत जाए, ठीक है, तो चुनाव जीतने के बाद में वह अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में, मतलब दूसरी राजनीतिक पार्टी में पहुंच जाए तो वो दल बदल कहलाया जाता है। ठीक है, 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक हरियाणा गया लाल ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। उनके ही नाम पर आया राम गया राम का जुमला बना। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित था। तो मतलब 1967 में कांग्रेस के एक विधायक थे जो कि हरियाणा के थे, गयालाल, तो उन्होंने क्या करा कि 3 बार पार्टी बदली। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे आया राम और गया राम जुमला रखा गया। मतलब कि ये जो कहावत है आया राम गया राम या मुहावरा, तो आप ये कह सकते हो कि उन्हीं के नाम, उनके उससे रखा गया। ठीक है, और ये दल बदल की अवधारणा से संबंधित है। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को औपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था। ठीक है, इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। अब ये पार्टी के संगठन पर है ना, सिंडिकेट के जो नेता थे उन्हीं का ही नियंत्रण था, मतलब कंट्रोल था। तो इस सिंडिकेट के जो नेता हैं ये कौन कौन थे? देखिए, के कामराज जो मिड डे मील शुरू कराने के लिए प्रसिद्ध थे, मद्रास के। ठीक है, एस के पाटिल बम्बई या जो इस टाइम मुंबई है, के एस निजलिंगप्पा मैसूर कर्नाटका के हैं, एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्या है? सिंडिकेट के मुख्य नेता थे। फिर साथ ही 1969 में राष्ट्रपति चुनाव, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कहा। वीवी राव चुनाव जीत गए। ठीक है, जो वो वीवी गिरी जो थे वो चुनाव जीत गए, जो कि क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी ने जो, जिनका मतलब तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो थे, उनको स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार के लिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद पर नामांकन कराया था। ठीक है, वो चुनाव जीत गए थे। अब 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनावों के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। उस टाइम कांग्रेस बट चुकी थी। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस बट के 2 पार्टों में हो गई। अब इसमें 2 पार्ट कौन कौन से? देखिए, इसके 2 पार्ट है, कांग्रेस मतलब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। तो मतलब सिंडिकेट समर्थक ग्रुप और इंदिरा गांधी समर्थक या समर्थित ग्रुप। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं हम। पहले देशी रियायतों के विलय भारतीय संघ में करने से पहले जो सरकार ने रियायतों
रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया तथा सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया। यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की गई कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। तो आप कह सकते हो कि प्रीवी पर्स क्या है कि यह आधार मानना कि किसी मतलब जो निजी संपदा व भत्ते जो किसी रियासत के पास में, उसका विस्तार या राजस्व या क्षमता कितनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बराबर में जो घंटी दिख रही होगी ना आपको, उस घंटी को भी बजाइए। ठीक है। फिर साथ में देखिए, इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों की खोई जमीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए। इसमें बैंकों को का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार शामिल थे। ठीक है। 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन ग्रेट अलायंस बनाया। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा व गरीबी हटाओ का नारा दिया। ग्रैंड अलायंस ने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। और गैर अलायंस ने क्या दिया? इंदिरा हटाओ, मतलब इंदिरा गांधी को हटाओ। अब इसके बाद में जो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की समाप्ति पर चुनाव अभियान जोड़ दिया, मतलब चुनाव अभियान में जोड़ दिया। और चुनावी परिणाम क्या हो गए? कांग्रेस आर व सीपीआई जो थे 375 सीटें, गठबंधन को 352, कांग्रेस आर जो थी और प्लस 23 कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस ओ को 16 सीट मिली और ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिली। ठीक है। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। अब कांग्रेस पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों व हितों के एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। ठीक है। अब इसमें मतलब एक साथ ना चलने वाली बीमारी घुस चुकी थी इसके अंदर। ठीक है। तो मतलब जो यूनिटी थी वो उनकी टूट चुकी थी। अब ये सिर्फ अपने नेता के भरोसे चल रही थी। ठीक है। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस व पुनर्स्थापित तो कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदल दिया। मतलब जो कांग्रेस प्रणाली थी वो पूरी बदल दी उन्होंने। फिर पार्टी का सांगठनिक जो ढांचा था वो अभी मतलब अपेक्षाकृत कमजोर था। पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, मतलब कि गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियादी तैयार करना चाहती थी। इससे इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित व आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप 1971 के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो यहाँ जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि ये इनकी सिर्फ राजनीतिक रणनीति थी। तो इन्होंने इसके सारे क्या करा कि पूरे देशव्यापी, मतलब कि पूरे देश में ना अपने लिए राजनीतिक समर्थन बुनने की, मतलब प्राप्त करने की बुनियाद तैयार की थी, बेस तैयार किया है इन्होंने। अब यहाँ पे क्या किया है कि जो भूमिहीन किसान, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक, महिलाएं और बेरोजगार नौजवान, इन सभी का समर्थन पाना शुरू किया। ठीक है। इसकी कोशिश की और इसका नतीजा क्या निकला कि 1971 में चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ कांग्रेस पार्टी को, जो कि किसकी अध्यक्षता में थी? हमारी इंदिरा गांधी जी की। ठीक है ना। अब आगे देखिए, दो दलीय व्यवस्था। जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। ठीक है। अब कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो मतलब ये जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो था, ये फिर बाद में जनता पार्टी में ही सम्मिलित हो गया। ठीक है। जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों को मुद्दा बनाकर चुनावों का उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया। 1977 में या 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में
354 सीटें तथा जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को 330 सीटें मिली। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 में के चुनाव में कांग्रेस है उसको उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, तो मतलब जब आपातकाल की स्थिति आई उसके बाद में जो मतलब आपातकाल लगने के बाद में तो ये मेन मुद्दा बन चुका था। तो जनता पार्टी और उसके जो मतलब गठबंधन के जो सहयोगी दल थे उनको टोटल मिला के 330 सीटें मिली और कांग्रेस के पास में सिर्फ 154 सीटें रह गई। ठीक है, अब इसका आपातकाल का जो प्रभाव था जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा गया, तो 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीट मिली है। ठीक है, हो सकता है वो 1 हो, 10 हो, 20 हो, ठीक है, तो वो काउंट भी नहीं होती है। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह व जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व एक साझे कार्यक्रम के अभाव में यह सरकार जल्दी गिर गई, मतलब वो सरकार नहीं चल पाई। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को शिकस्त दी। मतलब कि 1980 में लोकसभा के चुनाव में मतलब दोबारा से कांग्रेस को फिर से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं हम। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों को महत्व मिला, मतलब वो बढ़ने लगा उनका महत्व। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। ठीक है, और उसके बाद में फिर 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 व 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त गतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। ठीक है, इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए, ठीक है, अब इसमें इतिहास कैसे रचा है देखिए, इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सामना करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, अब गठबंधन की सरकारों के उदय के कारण क्या थे? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकार के निर्माण में बढ़ती भूमिका, जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। तो ये सभी क्या थे? गठबंधन सरकार बनाने के जो मतलब उदय होने के कारण थे। गठबंधन आपको पता ही है कि जो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो सरकारें या 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जब मिलके जो सरकार बनाती है या पूर्ण बहुमत प्राप्त करती है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियां मिलके, तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, दोनों मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाती है उसी को ही गठबंधन सरकार कहा जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को और देखिए, इसके बाद में कुछ प्रश्न देख लीजिए। ये कुछ 1 नंबर के प्रश्न हैं, इनको देख लीजिए और इनके बाद में इनके आंसर भी मिलेंगे आपको। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि MDM मिड डे मील, तो दोपहर का भोजन स्कूली बच्चों के लिए, यह योजना इंदिरा गांधी ने लागू की। ठीक है, तो इनको सही करके लिखना है। EVM का शब्द विस्तार करिए, मतलब इसकी फुल फॉर्म लिखनी है आपको। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? 2 अंक के प्रश्न आपके ये हो सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का गठबंधन कब हुआ तथा प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने? राजनीति समस्या नहीं अपितु समस्या का समाधान है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 5वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए और इसके परिणाम क्या निकले? 1977 में कांग्रेस पार्टी की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। मार्च 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त की?
ये सभी आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ये कुछ केस स्टडी या केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका देखिए, ये कुछ मतलब पैराग्राफ दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर चुनिए। चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा। चुनाव अभियान, मतदाता और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौमिक मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। हिंदुस्तान टाइम ने लिखा, यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रथम आम चुनाव के प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त क्यों लगा? इसके कुछ ऑप्शन है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? ठीक है। प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रही? ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा की गई टिप्पणी का क्या आशय था? ये दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, इसको आप देख लेना। ठीक है। फिर इसके बाद में 4 अंकों के क्वेश्चन है। आप पूर्ण रूप लिखिए, मतलब फुल फॉर्म लिखनी है। PUF और SVD और CWC और DMK, ठीक है, इनके फुल फॉर्म लिखनी है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय थी? भारत में एक दल की प्रधानता के कारण का वर्णन करें। कांग्रेस की प्रकृति में क्या परिवर्तन आया? कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ये फिर कुछ मैचिंग करनी है, मैच कर लेना आप इनको। ठीक है। फिर ये फिगर दे रखा है, मतलब एक कार्टून, इसको शायद कार्टून वाला आपका नहीं आएगा, आप ये मैप देख लीजिए। उपयुक्त, आप सीधा सीधा इनके क्वेश्चन देखिए। देखो ये दे रखा है, जैसे दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र 1967 के विधानसभा चुनाव में 5 ABCDE द्वारा चिन्हित किए गए। दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम की क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर सहित निम्नलिखित तालिका के रूप में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो इनको आप ये प्रस्तुत करने, ये जैसे आपके दे रखे, वो राज्य कहाँ है जहाँ कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ? वो राज्य कहाँ है, मतलब जहाँ कांग्रेस की मतलब बहुमत नहीं मिला परंतु कुछ अन्य दलों की सहायता से सरकार बन गई? वो राज्य जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी? वो राज्य जहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? एक राज्य जहाँ पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी? ठीक है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। कांग्रेस में 1969 में हुए विभाजन के कारण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर 1960 के दशक में आरंभ हुई दल बदल की राजनीति से भारतीय राजनीति आज भी त्रस्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दल बदल के कुप्रभावों की चर्चा करें, मतलब जो बुरे प्रभाव पड़े हैं उनके बारे में बताना है आपको। 1967 के आम चुनावों के समय भारत की अर्थव्यवस्था या आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लेना। 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। पार्टियों के भीतर गठबंधन तथा पार्टियों के बीच गठबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में राजनीतिक दलों की स्पर्धा को सशक्त बनाने वाले कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चंस थे। ये अब इनके कुछ आंसर्स दे रखे हैं, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इनके आंसर आप देख लेना। ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग आप इनको लिख लेना और इनको ज़रूर पढ़ें। पेपर में आने के इनके चांसेस होंगे पूरे। ये आपके मैचिंग है। ठीक है। ये देखिए, ये आपके जो मैप था, मैप में आप ये इंडिकेट कर देना। ठीक है। ये बी पे पश्चिम बंगाल, ए पे राजस्थान, डी पे केरल, सी पे मध्य प्रदेश और ई पे पंजाब। ठीक है। तो ये सभी राज्य थे। और फिर ये आपके और भी आंसर हैं। ये 6 नंबर वाले प्रश्नों के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप देख लेना। इनके आधार पे आप इनको डिफाइन कर देना। ठीक है। बस आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करने के लिए
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो या कोई भी परेशानी हो आपकी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसके नोट्स आपको चाहिए PDF में, तो आप हमें कमेंट कर देना, तो आपको हम वो प्रोवाइड करा देंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्ट रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।